गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें मध्य प्रदेश के इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन करना है, लेकिन उससे पहले हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जिसके आधार पर जंगली जानवरों का भारत में संरक्षण किया जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के आधार पर भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। क्लियर है? ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी का अनुसरण करने के लिए भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को पकड़ने की कोशिश करना, ध्यान से समझना, ये 2017 में यूपीएससी में आ चुका है कि किन आधारों पर यह अधिनियम लागू होता है। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को पकड़ने की कोशिश करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना पूरी तरह गैर कानूनी है। क्लियर है? शिकार करना तो दूर की बात है, अगर उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की गई तो भी वो गैर कानूनी सिद्ध किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और उसके बाद इसका नाम हुआ भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002। क्लियर है? क्या है इसके मुख्य प्रावधान? कि वन्य जीवों को पकड़ने की कोशिश करना एवं किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना प्रतिबंधित है इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वन्य जीव अधिनियम जो है इसका मुख्य प्रावधान है जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाना, इसके तहत गैर कानूनी सिद्ध किया गया है। ठीक है, अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो जंगली जानवरों, पक्षियों एवं पौधों को इसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। ना सिर्फ जंगली जानवरों को बल्कि पक्षियों को एवं पौधों को भी इसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए अधिनियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो जितने भी ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और अभयारण्य होते हैं, किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना या अभयारण्य घोषित करना, ये केंद्र सरकार के हाथों में है। किस अधिनियम के तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। इस अधिनियम में जंगली जानवरों तथा पक्षियों आदि के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही जंगली जानवरों का शिकार करना या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाना प्रतिबंधित किया गया है और प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए इस अधिनियम में दंड का प्रावधान भी है। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों में दंड के प्रावधान के साथ साथ आर्थिक दंड के साथ साथ, दंड का प्रावधान तो है, सजा भी है, लेकिन आर्थिक दंड भी इसके तहत आरोपित किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ना या काटना भी वर्जित है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ना सिर्फ जंगली जानवर, ना सिर्फ पक्षी, बल्कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है। पेड़ों की कटाई इन क्षेत्रों पर प्रतिबंधित की गई है इस अधिनियम के अंतर्गत। इसके साथ ही वन्य जीवों के शरीर, अंग और चमड़े का व्यापार करना, सजावट के तौर पर इनकी खाल का इस्तेमाल करना, ये भी प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान के लिए प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। तो
किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में वो कौन सा इलाका होगा जिसे अभयारण्य के रूप में तब्दील करना है या जिसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तब्दील करना है। इसके लिए एक वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन प्रत्येक राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को करना होगा और ये वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ही परामर्श देगा रिसर्च करने के बाद कि कौन से क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में और कौन से क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तब्दील करना होगा। क्लियर है? अब इस एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या हैं, इनको समझने का प्रयास करिएगा। इस एक्ट के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। इस एक्ट के अनुसार राज्य सरकार विभिन्न नदियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो वैसे तो केंद्र सरकार की रजामंदी के बाद ही ऐसा होगा, लेकिन राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार होता है कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। ये एक्ट केवल जंगली जानवरों को ही नहीं, मतलब जैसा कि मैंने बताया सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं अपितु पक्षी एवं पेड़ पौधे भी इस एक्ट के माध्यम से संरक्षित किए गए हैं। जंगली जानवरों को ही नहीं बल्कि सूचीबद्ध पक्षियों और पौधों को भी संरक्षण प्रदान करती है। वन्य जीव एक्ट में कुल 6 अनुसूचियां हैं। तो ये चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब इन अनुसूचियों में काय का प्रावधान किया गया है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अनुसूची 1 क्या है? ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो जंगली जीव हैं उनको संरक्षण अनुसूची 1 के माध्यम से ही दिया जाता है। अनुसूची 1 में 43 वन्य जीव शामिल हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कितने वन्य जीव शामिल हैं इसमें? कुल 43, जिसमें एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। इस सूची में सुअर से लेकर कई तरह के हिरण, बंदर, भालू, चिंकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, डॉल्फिन एवं कई तरह की जंगली बिल्लियां, बारहसिंगा, बड़ी गिलहरी, पेंगोलिन, गैंडा, ऊदबिलाव, रीछ और हिमालय पर पाए जाने वाले कई जानवर इसके तहत शामिल हैं। अब कुल मिलाकर 43 जानवर यहाँ पर शामिल हैं। इन जानवरों को आपको विशेष रूप से याद रखना है, जो मैंने इस एक्ट में लिख दिए हैं। 43 जानवरों के नाम आप याद नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन इतने नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है और ये याद रखना है कि इस अनुसूची में कितने जानवरों को संरक्षित किया गया है। तो 43 जानवरों को इसके तहत संरक्षण दिया गया है। क्लियर है? अनुसूची 1 के भाग 2 में कई जलीय जंतु एवं सरीसृप भी हैं। रेप्टाइल्स, सरीसृप का अर्थ होता है क्या? रेप्टाइल्स। अब ये चीज़ समझना, जो अनुसूची 1 है इस अधिनियम की, उसके 2 पार्ट्स हैं। जो इसका पहला पार्ट है उसमें 43 प्रकार के जंगली जानवर हैं, लेकिन इस अनुसूची का जो सेकंड पार्ट है उसमें जलीय जंतु को संरक्षण दिया गया है। जलीय जंतु को और विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स को इसके तहत संरक्षण दिया गया है। ठीक है, और इस अनुसूची के फिर से 4 भाग हैं। ठीक है, अब अनुसूची 2 क्या है? अनुसूची 2 क्या कहती है? तो इस अनुसूची में शामिल वन्य जंतुओं के शिकार पर कई धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो अनुसूची 1 में 1 के 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट में 43 वन्य जीवों को संरक्षण दिया गया था और इसी अनुसूची का जो सेकंड पार्ट था उसमें जलीय जंतु एवं सरीसृपों को संरक्षण दिया गया था। अब जो अनुसूची 2 है उसमें अनुसूची 1 के उल्लंघन पर क्या दंड दिया जाएगा उसका प्रावधान है।
इस सूची के भाग 1 में कई तरह के बंदर, लंगूर से ही जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल है। सूची के भाग 2 में भी कई तरह के जानवर शामिल हैं और इस एक्ट के उल्लंघन पर क्या दंड दिया जाएगा उसका भी प्रावधान किया गया है। अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के दूसरे भाग वन्य जीव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है और दंड का प्रावधान करती है, इसलिए इसमें कठोरतम सजा का प्रावधान किया गया है। अब अनुसूची 3 और अनुसूची 4 भी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करती है, किंतु इनके लिए निर्धारित सजा बहुत कम है। तो अनुसूची 1, 2, 3 और 4 एक्चुअल में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अनुसूची 5 में वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी जानवर का शिकार नहीं किया जा सकता। इन क्षेत्रों में, अभयारण्य में और राष्ट्रीय उद्यानों में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनका शिकार जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। ऐसे जानवरों का प्रावधान अनुसूची 5 में है। क्लियर है? जबकि अनुसूची 6 में संरक्षित पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। ऐसे पौधे जिन्हें संरक्षण दिया गया है, ठीक है, जिनकी खेती सिर्फ अभयारण्य और उद्यान में ही हो रही है, आम जनता उनकी खेती नहीं कर सकती। ऐसा प्रावधान अनुसूची 6 में है। क्लियर है? तो अनुसूची 5 और 6 संरक्षण से संबंधित है, बल्कि 1, 2, 3 और 4 विभिन्न वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। अब इसके तहत दंड क्या दिया जाता है? ठीक है, तो अगर सूची 1 और सूची 2 में आने वाले जानवरों का शिकार किया गया है, क्योंकि अपन ने ये पढ़ा था अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में जानवरों का उल्लेख है, और 1 और 2 सूची में आने वाले जानवरों का यदि शिकार किया जाता है तो कम से कम 3 साल की जेल का प्रावधान है। इस सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रावधान तो 3 साल का है, लेकिन उसे 4 और साल एक्सटेंड कर सकते, मतलब कुल सजा 7 साल की दी जा सकती है और कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। तो अर्थदंड का भी यहां पर प्रावधान है। कम से कम न्यूनतम सजा कितनी है? 3 साल की। ठीक है, अधिकतम सजा कितनी है? 7 साल की। और न्यूनतम आर्थिक दंड कितना है? 10,000 रुपए का। क्लियर है? इस एक्ट के माध्यम से अब अधिकतम जुर्माना 25 लाख रुपए का है। न्यूनतम जुर्माना तो अपन ने पढ़ा 10,000, अधिकतम कितना है? 25 लाख रुपए का। लेकिन अगर कोई अपराधी दूसरी बार पकड़ा जाता है, मतलब एक बार तो उसको सजा हो चुकी है, लेकिन दूसरी बार फिर से वो पकड़ा गया वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हुए, तो दूसरी बार अपराध करने पर भी इतनी ही सजा का प्रावधान है। न्यूनतम 3 साल, अधिकतम 7 साल। लेकिन कम से कम जुर्माना 25,000 रुपए तक हो सकता है। तो अगर कोई अपराधी है जो दूसरी बार पकड़ा गया है इसी एक्ट के तहत, तो सजा का प्रावधान तो सेम है, लेकिन जो आर्थिक दंड है वो 25,000 रुपए का हो जाएगा। जानवरों की खाल या फिर गलीचा इकट्ठा करने पर अपराध है, जिसमें 1 से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति जानवरों की खाल को इकट्ठा करने में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर 1 से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जुर्माने का नया प्रस्ताव क्या है? तो जंगली जानवर के बढ़ते शिकार के कारण पर्यावरण मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा है कि शिकार करने पर 25,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अब ये 50 लाख तक हो सकता है। यह अभी प्रस्तावित है। जो मैक्सिमम जुर्माना 25 लाख का था उसे 50 लाख तक एक्सटेंड किया जा सकता है।
ठीक है, ये प्रस्ताव है किसमें, इस एक्ट के तहत। ठीक है, इस एक्ट में संशोधन होगा और फिर ये वाला प्रस्ताव जो है वो अमल में लाया जा सकता है। अब वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2013 में इस एक्ट में फिर से एक संशोधन किया गया था। अब वो संशोधन क्या है? इस संशोधन का मुख्य प्रावधान है कि अगर इस एक्ट का उल्लंघन किया जाए तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। कितने साल तक की? 7 साल तक की। इसमें वन्य जीव प्राधिकरण को बरामदगी और गिरफ्तारी के अधिकार देने का भी प्रावधान है। ठीक है, मतलब जो ऐसे अधिकारी हैं वन विभाग के, वे स्वयं ही सजा सुना सकते हैं। ऐसा प्रावधान है 2013 के इस एक्ट में। विधेयक में वन्य जीवों से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए कम से कम 5 साल और अधिकतम 7 साल की सजा और कम से कम 1 लाख से 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। 2013 में या 13 वाला ये जो बिल है वो अगर अमल में आता है तो मिनिमम सज़ा कितनी हो जाएगी? 5 साल की, जो अभी वर्तमान में कितनी है? 3 साल की, और अधिकतम सज़ा 7 साल की होगी। लेकिन जो न्यूनतम जुर्माना है जो वर्तमान में 10,000 रुपये है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपये, और अधिकतम हो जाएगा 25 लाख रुपये। क्लियर है? तो जब ये 2013 वाला ये जो प्रस्ताव है वो अगर लागू हो जाता है तो मिनिमम जुर्माना और मिनिमम सज़ा हो जाएगी कितनी? 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, और अधिकतम जुर्माना पहुंच सकता है 50 लाख रुपयों तक। क्लियर है? ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्यों लागू हुआ है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी विभिन्न देशों की, उसमें जो चीज़ें निर्धारित कर ली गई थी उनको भारत में लागू करने के लिए हमारी सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया था। अब इसके एक और प्रावधान है। इसमें वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवास स्थलों के प्रबंधन और वन्य जीवों के अंगों के व्यापार के नियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानूनी ढांचे की व्यवस्था की गई है। मतलब एक्ट में ही ये प्रावधान है कि वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए सरकार समय समय पर कानून ला सकती है। तो ये कुछ प्रावधान है किसके? वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 के। क्लियर है? जो अभी निकट भविष्य में लागू हो सकता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। अभ्यारण्य तो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है, तो अब आपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो समझ लिया होगा कि इसमें अनुसूचियां कितनी हैं? कुल 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कब लाया गया था ये? 1972 में। उसी अधिनियम में प्रावधान था अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाने का, और इन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के आधार पर ही मध्य प्रदेश में भी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने लगे। तो भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। आपको तो अब अधिनियम भी आ गया है समझ में। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। ये तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है वो किस एक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं? वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण हेतु 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगी कि केंद्र सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ कब? 1974 में। या मध्य प्रदेश सरकार का जो अधिनियम था वो 1974 का था और केंद्र सरकार का था 1972 का। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम
वर्ष 1952 में लागू किया गया था। जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे थे इस एक्ट के पहले, वो एक्ट कब लागू किया गया था? वर्ष 1952 में। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 32 अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। ठीक है, कुछ पूर्ण रूपेण स्थापित हैं और कुछ अभी स्थापित होते जा रहे हैं। इनमें से 7 टाइगर रिजर्व है, मतलब 6 राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर रिजर्व जहां पर लागू है, और 1 अभयारण्य है जो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। 2 खरमोर अभयारण्य है, मतलब जहां पर खरमोर प्रजाति के पक्षी का संरक्षण किया जाता है। 2 सोन चिड़िया अभयारण्य है, मतलब 2 ऐसे अभयारण्य हैं जहां पर सोन चिड़ियों का संरक्षण किया जा रहा है। 3 घड़ियाल एवं अन्य जलीय जीव अभयारण्य है, तो 3 ऐसे अभयारण्य हैं जहां पर घड़ियाल एवं विभिन्न जलीय जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में हो चुके हैं और 32 अभयारण्य हो चुके हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। चलिए, अब ये चीज़ तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी आपको। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। ठीक है, 1 नवंबर वर्ष 1981 को मध्य प्रदेश के रजत जयंती के अवसर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश का था रजत जयंती पर्व। 25 साल पूरे होने पर अवसर पर बारहसिंगा को राज्य वन्य प्राणी अर्थात राजकीय पशु घोषित किया गया था। किसे? बारहसिंगा के लिए। क्लियर है? इसके बाद इसी से रिलेटेड है हमारे वन्य प्राणियों से, 26 सितंबर वर्ष 2011 को महाशीर, जो मछली है जिसका वैज्ञानिक नाम है टॉरटॉर, को राज्य में संरक्षण प्रदान किया गया और इसे राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। किसे? महाशीर को। क्लियर है? अब थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि जो कॉन्सेप्ट था ना प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके तहत अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाकर बाघों को अर्थात टाइगर्स को संरक्षण दिया जाता था, विश्व में इस प्रोजेक्ट के जन्मदाता कहलाते थे गैनी मैनफोर्ड। कौन कहलाए इस प्रोजेक्ट के जन्मदाता? गैनी मैनफोर्ड। जबकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला को माना जाता है। ठीक है, तो विश्व में बाघों को संरक्षण देने के लिए एक ऐसी परियोजना जो प्राकृतिक आवास में बाघों को संरक्षण प्रदान करेगी, वो परियोजना के सूत्रधार थे कौन? गैनी मैनफोर्ड। लेकिन भारत में गैनी मैनफोर्ड की इस परियोजना का भारतीयकरण किया था कैलाश सांखला ने। इसलिए भारत में इस वन्य जीव परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? कैलाश सांखला। क्लियर है? वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 हो गई है। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है। हर 2-2 वर्षों के अंतराल पर बाघों की गणना होती है। 2 या इसके पहले जो गणना हुई थी उसमें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा बाघ थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हो गए हैं, जिनकी संख्या है कितनी? 526। कर्नाटक में है 524 बाघ, जबकि उत्तराखंड का स्थान तीसरा है जहां पर आते हैं 442 बाघ। ठीक है, भारत में 2018 की रिपोर्ट के अनुसार
2967 बाघ हैं। कितने हैं? 2967 बाघ, जो विश्व में बाघों की संख्या का 70% है। मतलब भारत में 2967 बाघ हैं। वर्तमान में तो और हो गए होंगे, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है वर्ष 2018 के अनुसार। और भारत में विश्व में कुल बाघों की जनसंख्या या बाघों की संख्या का 70% बाघ विद्यमान है। जबकि मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526 बाघ। यानी मध्य प्रदेश में भारत के कुल बाघों की संख्या के 18% बाघ विद्यमान है। ठीक है, विश्व की कुल 70% बाघ भारत में है, लेकिन उन 70% में से 18% बाघ मध्य प्रदेश में है, जो हैं 526। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघ पूरे भारत में मध्य प्रदेश में ही हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाने लगा है। अब प्रतिवर्ष 29 जुलाई, डेट याद रखना कौन सी है? 29 जुलाई। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सी डेट है? 29 जुलाई को। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, अब तो दिक्कत नहीं आ रही ना इसमें। इसके अंतर्गत वर्ष 1997 में प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई है। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का तात्पर्य यह है कि ऐसे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए हैं, उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों में एक ऐसी थिंक टैंक या एक ऐसे लोगों का समूह निरंतर दौरा कर रहा है जिनके पास ये ज्ञान है कि किस प्रकार से बाघों को संरक्षण देकर उनकी संख्या में वृद्धि की जाए। क्लियर है? ऐसे लोगों का समूह ही कहलाता है टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1 अप्रैल 1973 से लागू की गई। ये डेट भी याद रखना कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है वो कब से लागू की गई है? वो लागू की गई है 1 अप्रैल वर्ष 1973 से। मध्य प्रदेश में वर्ष 1974 में सबसे पहला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर का कॉन्सेप्ट था ये 1 अप्रैल 1973 से भारत में लागू हुआ और इसी का ही अनुसरण किया गया 1974 में, जब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को पहली बार मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इतना क्लियर? तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ है वो कौन सा है? कान्हा किसली। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश सरकार ने दूधराज अर्थात शाह बुलबुल को राजकीय पक्षी घोषित किया। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करी है। दूधराज, शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है और ये भी कब घोषित हुआ है? रजत जयंती समारोह वर्ष 1981 में। इसे महारानी, हुसैनी बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पक्षी पाया जाता है वो है शिकरा पक्षी। कुछ ऐसा लगता है ये शिकरा पक्षी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा तादाद में मध्य प्रदेश के वनांचलों में पाया जाता है। पपीहा जैसा दिखने वाला यह शिकारी पक्षी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। क्या नाम है इसका? शिकरा पक्षी। लेकिन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्लियर है?
वर्ष 1971 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के वनों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में शिकार पर सबसे पहले प्रतिबंध, जब 1972 का ये एक्ट नहीं था, लेकिन उस समय की सरकार ने ही ये प्रतिबंध लगा दिया था। वो वर्ष था वर्ष 1971 का, जब मध्य प्रदेश के वनों में शिकार करना प्रतिबंधित किया गया था। 24 अक्टूबर वर्ष 1989 को अधिसूचना जारी करके वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के वन्य प्राणियों एवं पक्षियों का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी 1971 में तो सिर्फ ऐलान किया था कि शिकार करना प्रतिबंधित है, लेकिन उसको कठोरतम तरीके से या कानूनी तरीके से कब बंद किया गया है, तो ये किया गया वर्ष 1989 में 24 अक्टूबर को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में किसी भी जंगली पशु को मारना गैर कानूनी सिद्ध हुआ है 24 अक्टूबर वर्ष 1989 को। लेकिन जंगली जानवरों के शिकार पर पहली बार रोक कब लगी थी, तो ये लगी थी वर्ष 1971 में। ठीक है, लेकिन कानूनी तरीके से रोक कब लगी, तो 24 अक्टूबर वर्ष 1989 को। ये कुछ चीजें हैं जो आपको अनिवार्यतः याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। इस लेक्चर में हम सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान का ही अध्ययन करेंगे। अभयारण्य हम इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में या इसके सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको एक परिभाषा के रूप में अपन समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क का गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो शरण स्थली किसकी होगी, ये जंगली पशुओं की। तो एक विशेष प्रकार की शरण स्थली हेतु इसका गठन किया जाता है, अर्थात ये आवास आधारित होते हैं। ठीक है, मतलब जंगली जीवों को एक प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है और सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। इनके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो हर एक पशु के, हम भी सामाजिक पशु हैं और बिना समाज के हम भी नहीं रह सकते। हर पशुओं का अपना एक अलग प्राकृतिक आवास है। उस प्रकार का प्राकृतिक आवास उन पशुओं को प्रोवाइड किया जाता है और आवास के ही आधार पर उन पशुओं को संरक्षण भी दिया जाता है। क्लियर है? अब हम मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान अर्थात कान्हा किसली का अध्ययन करने जा रहे हैं। नाम तो सुना ही होगा, आप में से बहुत लोग घूमकर भी आए होंगे कान्हा किसली में। ठीक है, अब इसके बारे में ध्यान से समझ लेना। यह मंडला और बालाघाट जिले में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है वो आता है मंडला जिले में, लेकिन कुछ भाग आता है बालाघाट। और अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आपको तो मंडला ही मार्क करके आना है, लेकिन वास्तविकता में मंडला और बालाघाट दोनों जिलों में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह राष्ट्रीय उद्यान विस्तृत है। वर्ष 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। किस वर्ष? वर्ष 1879 में इसको दर्जा दिया गया था वन आरक्षित क्षेत्रों का, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर मानवीय गतिविधियों को कुछ हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया था। किस वर्ष? 1879 में, जब इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। वर्ष 1897 से 1910 तक यह अंग्रेजों का शिकार स्थल रहा। तो एक लंबे काल तक अंग्रेज यहां पर शिकार खेलने आते रहे। ठीक है,
इसे वर्ष 1933 में अभय वन का दर्जा दिया। किस वर्ष? 1933 में इसे दर्जा मिला काय का? अभय वन का। ठीक है, ये दर्जा इसीलिए दिया गया था ताकि यहां पर शिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सके आम जनता के लिए। अंग्रेज जब चाहे इस क्षेत्र में शिकार खेल सकते, क्योंकि उनके लिए शिकार सिर्फ एक खेल था। इसीलिए इसे 1933 में दर्जा दे दिया गया था अभय वन का। 1952 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, अभी इन दोनों पार्ट्स के लास्ट में मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दोनों में अंतर लिखवा दूंगा या समझा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो, अभयारण्य एक ऐसा इलाका होता है जहां पर मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूपेण तो नहीं लेकिन कुछ हद तक प्रतिबंधित की गई हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे इलाके होते हैं जहां पर मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर दी जाती हैं। क्लियर है? तो 1952 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला। 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहां पर आपको ये डेट्स याद रखना है कि सबसे पहले वर्ष 1879 में वन आरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ ये, फिर एक लंबे समय तक 1897 से 1910 तक अंग्रेजों के शिकार खेलने का स्थल रहा पूरा कान्हा-किसली। ठीक है, 1933 में इसे अभय वन का दर्जा मिला। 1952 में इसे अभयारण्य बनाया गया और 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्लियर है? तो कान्हा-किसली को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला है? तो ये मिला है 1 जून 1955 को। और वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर दोनों था कौन सा? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रदेश का प्रथम अभयारण्य, पहला अभयारण्य भी था, प्रथम उद्यान एवं पहला प्रोजेक्ट टाइगर, हर मायने में कान्हा-किसली प्रथम था। क्लियर है? चलिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है जिसने वर्ष 2017 में अपना एक शुभंकर, शुभंकर मतलब जैसे लोगो होता ना किसी भी कंपनी का, हर कंपनी का एक लोगो होता है, जैसे खरे क्लासेस का भी लोगो है कुछ इस प्रकार का, उसी को ही बोलते अपन शुभंकर। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना वर्ष 2017 में अपना शुभंकर लॉन्च किया जिसका नाम है भूर सिंह द बारहसिंगा। ठीक है, तो अपना शुभंकर जारी करने वाला भी कान्हा-किसली पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये शुभंकर कब जारी हुआ है? वर्ष 2017 में। क्या नाम है इस शुभंकर का? भूर सिंह द बारहसिंगा, जिसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। कौन? भूर सिंह द बारहसिंगा। और एक इसका शुभंकर है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर है। यहां बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। यह तथ्य भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर संख्या में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। यहां पर हालो एवं बंजर घाटी स्थित है, तो जो टूरिस्ट जाते हैं यहां पर विजिट करने के लिए वो अक्सर इस हालो घाटी और बंजर घाटी का भ्रमण करने जाते हैं। और कई बार ये पूछ लिया गया है कि जो पिकनिक स्पॉट हैं हालो घाटी और बंजर घाटी वो किस राष्ट्रीय उद्यान के हैं? तो वो किसके हैं? कान्हा-किसली के। ब्रांडेर ने अपनी पुस्तक, एक अंग्रेजी लेखक थे जिनका नाम था क्या? ब्रांडेर। ब्रांडेर ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में
बंजर घाटी का वर्णन किया है। तो यहाँ का जो स्थल है बंजर घाटी, उसका वर्णन अंग्रेजी पुस्तकों में भी हो चुका है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट या सनसेट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो ये बामनी दरार भी एक प्रकार का टूरिस्ट स्पॉट है, किसका? कान्हा किसली का। क्या नाम है इसका? बामनी दरार। ठीक है, ये उसी की पिक्चर है बामनी दरार की। सूरज ढलता हुआ भी यहाँ पर दिख रहा है, और ये कोई दरार नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ये सनसेट पॉइंट है, लोकल लैंग्वेज में उसका नाम पड़ गया है क्या? बामनी दरार। ठीक है, और ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट ही है। कहाँ का? कान्हा किसली का। जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, और यहाँ पर बंजर एवं सुपर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो बहुत ही सुखद नज़ारा होता है इस इलाके में। दोनों तरफ से नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। कौन कौन सी दो नदियाँ हैं? एक है बंजर नदी और एक है सुपर्ण नदी। ठीक है, और ये जो इलाका है ना सनसेट पॉइंट, ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। आम जनता या वहाँ की जो लोकलाइट्स हैं वो इसे क्या कहते हैं? बामनी दरार। क्लियर है? तो हालो घाटी, बंजर घाटी, बामनी दरार, ये यहाँ के विजिटर्स पॉइंट हो गए, या पर्यटक जब घूमने के लिए जाते हैं तो वो इन इलाकों में ज़रूर जाते हैं। साथ ही साथ बंजर और सुपर्ण दो नदियां हैं जो इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित हो रही हैं। 940 वर्ग किलोमीटर इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है। और इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही एक्चुअल में ये जो मंडला और बालाघाट का, स्पेशली मंडला, ये जो मंडला का इलाका है ये बैगा जनजातियों के लिए जाना जाता है। जनजाति का अपना एक अलग समाज होता है, और वे उसी समाज में उनको अच्छा लगता है। जैसे हमें हमारे समाज में अच्छा लगता है, जनजातियों का अपना समाज अलग होता है। और ये जनजाति आज से नहीं, आदि काल से, जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है उस समय से अपने अलग प्राकृतिक आवास में रहती हुई आ रही हैं। और हमारे संविधान में इन जनजातियों के लिए अपना एक विशेष प्रावधान है। यही कारण है कि जनजातियों को इस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित नहीं किया गया। ये जनजाति अपने प्राकृतिक आवास में इस राष्ट्रीय उद्यान के ही अंदर निवास कर रही है। क्या नाम है इस जनजाति का? बैगा जनजाति। जब हम मध्य प्रदेश के जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तब मैं इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये तथ्य अभी आप लोग याद कर लो कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है बैगा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवासित बैगा जनजाति को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जनजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। कौन सी? बैगा जनजाति। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू, ठीक है, जो कहना चाहिए कि एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे बैगा जनजाति की। क्या नाम था उनका? बैगा मंगलू। बैगा मंगलू के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान में एक सड़क का भी निर्माण किया गया है। किसके नाम पर? बैगा मंगलू के नाम पर। आपको तो इतना याद रखना है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो जनजाति निवास कर रही है वो है बैगा जनजाति। ठीक है, और इसी जनजाति के एक जाने माने व्यक्ति थे। कौन? बैगा मंगलू, जिनके नाम पर इस जनजाति या जिसके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान में एक सड़क का निर्माण किया गया है। यहाँ पर कृष्ण मृग या काले हिरण एवं ब्रैडरी प्रजाति के 12 सिंगा पाए जाते हैं। ठीक है, तो बाघों के अलावा ऐसा नहीं कि अकेले बाघ, बहुत सारे जंगली जीव जंतु यहाँ पर है, लेकिन इस प्रकार के काले हिरण की, ठीक है, कृष्ण मृगों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। और ब्रैडरी प्रजाति का 12 सिंगा
जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है, वो भी इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले दुर्लभ बारहसिंगा को कान्हा का गहना भी कहा गया है। ठीक है, ये याद रखना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा का गहना कहा जाता है किसे? ब्रैडरी प्रजाति के बारहसिंगा को, जो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कान्हा का गहना। क्लियर? चलिए, इसके अतिरिक्त इस राष्ट्रीय उद्यान में जो अन्य जीव हैं वे हैं शेर, चीतल, नीलगाय, जंगली कुत्ते, सुअर, तेंदुआ, बारहसिंगा, सांबर, कृष्ण मृग, विशालकाय, गौर पक्षी, सुंदर चिड़िया आदि। अब क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है तो सभी प्रकार के पक्षी तो या सभी प्रकार के वन्य जानवर तो होंगे ही होंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ के वनों के जो प्रकार हैं, किस प्रकार के वन यहाँ पर विद्यमान हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय वृक्ष इंडियन घोस्ट ट्री अर्थात कुल्लू भी एक पर्णपाती क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ सफ़ेद प्रकार का वृक्ष होता है जिसको कहते हैं हम घोस्ट ट्री। घोस्ट मतलब भूत। ठीक है, क्योंकि इसको दूर से देखो तो अपने आप में सारे पेड़ काले होते हैं, ये इनकी जो स्टेम है, ठीक है, क्या बोलते हैं, डगालें, वो भी पूरी सफ़ेद ही होती हैं, इसलिए भूतिया पेड़ लगता है। आम शब्दों में इसे बोलते हैं इंडियन घोस्ट ट्री, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में कहलाता है ये कुल्लू। ठीक है, ये भी बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है कहाँ पर? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के एक जो रोचक तथ्य है वो ये भी है कि यहाँ पर बिना शाखाओं वाले पेड़ भी पाए जाते हैं, जिसे आम जनता कहती है राजा रानी वृक्ष। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में साल के 2 ठूंठ, आम शब्द है या आम भाषा में कहा गया है इन पेड़ों को क्या? साल के 2 ठूंठ नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजा रानी वृक्ष कहते हैं, इनकी शाखाएं नहीं होती हैं, लंबे लंबे रहते हैं ये। ठीक है, साल के 2 ठूंठ या राजा रानी वृक्ष इन्हें कहा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक पौराणिक श्रवणताल मंडला जिले में स्थित है और इसमें लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक निर्मित किया गया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध शिकारी था अंग्रेजों के समय का, जिसका नाम था क्या? लपसी। इसका स्मारक बनाया गया है कहाँ पर? उस तालाब में जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। खासकर कि व्यापम में ऐसे प्रश्न आते हैं जो आम लीक से हटकर हैं। ठीक है, तो लपसी नामक एक शिकारी का कहना चाहिए स्मारक किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कान्हा किसली में। वर्ष 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। किस वर्ष? वर्ष 1999 में। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी अवस्थित है। ठीक है, हवाई सेवा तो चालू नहीं है, लेकिन हवाई पट्टी है। क्या है? जो डेलीगेट्स आते हैं या दूसरे देशों के जो विजिटर्स आते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में किसी परियोजना के तहत काम करने के लिए, तो उनके लिए इस प्रकार की हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जिन्हें आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की सहायता से इस उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी प्रारंभ की गई है। क्या है ये पार्क इंटरप्रिटेशन योजना?
ये कुछ ऐसी योजना है कि अगर बाघों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तो उसे किसी दूसरे आवास में भेज दिया जाए या किसी दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित कर दिया जाए, या फिर दूसरे राष्ट्रीय उद्यान से बाघों को इस इलाके में ले आया जाए। उसको बोलते हैं पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, जो कि विश्व बैंक की मदद से यहाँ पर संचालित की जा रही है। वर्ष 2018 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में एवं सागर के नौरादेही अभयारण्य में पुनर्वासित किए गए हैं। तो यही वो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना है जिसके तहत कान्हा किसली के जो बाघ हैं उन्हें दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसा कि 2018 की बात है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के कुछ बाघों को ओडिशा के सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान में और सागर के नौरादेही में स्थानांतरित किया गया है। क्लियर है? अब अपन पढ़ते हैं किसे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जैसा कि अपन ने अभी कान्हा किसली का अध्ययन किया, कान्हा किसली में अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी कि बाघों की संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बाघ पाए जा रहे हैं कहाँ पर, कान्हा किसली में। लेकिन अगर अपन डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो सबसे ज़्यादा बाघ बांधवगढ़ में उपलब्ध हैं या बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। किसके अनुसार? बाघों के घनत्व के अनुसार। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला, अब ये सारी चीज़ें मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि विंध्याचल या विंध्य पर्वतमाला क्या है। तो विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग के उमरिया जिले में स्थित है। अगर राजनीतिक रूप से देखो तो ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये उमरिया जिले में है, और अगर भौगोलिक रूप से देखें तो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में ये अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। तो कब हुआ था ये राष्ट्रीय उद्यान स्थापित? वर्ष 1968 में। इसे वर्ष 1993-94 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो बांधवगढ़ एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित हुआ है वर्ष 1968 में, लेकिन वर्ष 1993-94 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि 940 वर्ग किलोमीटर था किसका? कान्हा किसली का। जबकि बांधवगढ़ का कितना है? 437 वर्ग किलोमीटर। अब अपने अपने मैप पर देखना, मंडला और बालाघाट वाले जिले में कान्हा किसली अवस्थित है, उसी के ऊपर आ जाएगा उमरिया। उमरिया में बांधवगढ़ अवस्थित है। कुछ समय पहले ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि टाइगर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, अर्थात इस टाइगर कॉरिडोर के माध्यम से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि बाघ जो बांधवगढ़ में निवास कर रहे हैं वे इस कॉरिडोर से पहुंच सकते हैं कान्हा किसली में, और जो बाघ कान्हा किसली में निवास कर रहे हैं वे इस कॉरिडोर के माध्यम से पहुंच सकते हैं बांधवगढ़ में, जिससे बाघों को घूमने फिरने या विचलन करने में ज़्यादा क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, और अब इसका काम भी लगातार शुरू हो रहा है एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का, और इस टाइगर कॉरिडोर के माध्यम से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ दिया जाएगा किससे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। क्लियर? चलिए, यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसको 32 पहाड़ियाँ घेरे हुए हैं,
कितनी पहाड़ियों से घिरा है ये? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। मतलब ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इस राष्ट्रीय उद्यान के ही बीचों बीच अवस्थित है क्या? बांधवगढ़ का किला। मैं जब किले वगैरह पढ़ाऊंगा ना मध्य प्रदेश के, उस समय अपन फिर से पढ़ेंगे बांधवगढ़ के इस किले के बारे में, जो कहाँ पर अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में ये अवस्थित है। इसके मध्य से चरणगंगा नदी भी प्रवाहित होती है। जैसे अपन ने कान्हा किसली में पढ़ा था, बंजर और सुपर्ण नदी कान्हा किसली से प्रवाहित हो रही थी, वैसे ही चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है कहाँ से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, द रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल। ठीक है, तुम लोगों को ये तो समझ में आता ना कि बाघ में और शेर में क्या अंतर है। देखो, ये होता है बाघ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में टाइगर, और जिसके चेहरे पर बाल होते हैं, ठीक है, वो कहलाता है लायन या बब्बर शेर। ठीक है, तो ये बाघ है। अपन ये प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ रहे हैं, मतलब बाघ की परियोजना पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका लायन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बांधवगढ़ के बारे में रोचक बात क्या है कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में बांधवगढ़ का किला अवस्थित है और चरणगंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक्चुअल में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सफ़ेद शेर, शेर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ बाघ लिखना चाहिए, सफ़ेद बाघ, सांभर, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, हिरण आदि विभिन्न प्रकार के जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। ठीक है, अब समझना आप, कान्हा किसली में संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा बाघ हैं, जबकि बांधवगढ़ में घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा बाघ हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश में ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघ घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसकी तुलना राजस्थान स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से भी की जाती है। क्यों? क्योंकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भी बाघ घनत्व सबसे ज़्यादा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर और सीता सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ थे। ठीक है, चार्जर एक नर बाघ था और सीता एक मादा बाघ थी, जो काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और कई बार अखबारों में इनके बारे में पढ़ा भी गया है। ठीक है, इस उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर ही चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया है। चार्जर पॉइंट एक वो वाला स्थान है जहां पर ये बाघ अक्सर आकर बैठा करता था, इसलिए पर्यटकों को लुभाने के लिए इस उद्यान के अंतर्गत इस नर बाघ चार्जर की स्मृति में चार्जर पॉइंट की स्थापना की गई है। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, नेशनल ज्योग्राफिक तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, डिस्कवरी जैसा ही एक चैनल है, इनकी एक मैगजीन भी आती है नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन करके। तो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन की कवर पृष्ठ मतलब पहली फोटो, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पृष्ठ पर सीता बाघिन को प्रदर्शित किया जा चुका है। ये जैसे मैंने अभी बताया ना आपको चार्जर बाघ और सीता बाघिन के बारे में, वो जो सीता बाघिन थी उसकी फोटो आ चुकी है कहाँ पर? नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पृष्ठ पर। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ी पर कबीर चौरा नामक स्थान है जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो जैसे अपन ने कान्हा किसली में पढ़ा था हालो घाटी, बंजर घाटी, सनसेट पॉइंट, वैसे ही
यहाँ पर एक जो मेन पर्यटक स्थल है वो कौन सा है, कबीर चौरा। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत हाथियों के निवास स्थान के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो एक परियोजना यहाँ पर संचालित हो रही है और इस राष्ट्रीय उद्यान को न सिर्फ बाघों के लिए बल्कि हाथियों के संरक्षण केंद्र के रूप में भी तब्दील किया जा रहा है। वर्ष 2018 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से सुंदरी बाघिन को ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया। ठीक है, तो कान्हा किसली के भी कुछ बाघ ओडिशा के सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान में ले जाए गए थे और बांधवगढ़ से एक बाघिन जिसका नाम था सुंदरी बाघिन, इसको भी कहां पर ट्रांसफर किया गया था, ओडिशा के सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर है। अब अपन पढ़ते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अपन ने 2 राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व खत्म किए हैं अभी। एक अपन पढ़ चुके हैं कान्हा किसली के बारे में और एक पढ़ चुके हैं अपन बांधवगढ़ के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के मध्य पन्ना एवं छतरपुर जिले तक विस्तृत है। तो इसका मेन जो भाग है वो तो पन्ना में ही आता, लेकिन कुछ भाग छतरपुर जिले में आ जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। तो किस वर्ष हुई है स्थापना? वर्ष 1981 में। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 542 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, मतलब बांधवगढ़ से बड़ा है कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में वर्ष 1994 में सम्मिलित किया गया था। तो कब हुआ ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल? वर्ष 1994 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे बांधवगढ़ की तुलना की जाती है रणथंभौर से, वैसे ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तुलना की जाती है सरिस्का से। क्लियर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी उत्तरी दिशा से प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो पूरा मैप है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का ही मैप है और जो केन नदी है वो इसके उत्तरी भाग से प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ रही है। और अपन ने ये पढ़ लिया है कि केन और बेतवा नदियों को लिंक भी किया जा रहा है, और जब केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है तो पन्ना टाइगर रिजर्व का एक छोटा सा क्षेत्र डूब में भी आ रहा है, जिसे इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो जो केन नदी है वो इस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी दिशा से प्रवाहित हो रही है और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी? केन नदी। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा भालू व जंगली भैंसें पाई जाती हैं एवं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सागौन व उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कोई मतलब का नहीं है, इसे याद रखना। ठीक है, आप तो केन नदी के बारे में अच्छे से याद रख लेना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बैंक की सहायता से विश्व वन्यजीव कोष एवं 25 अगस्त 2011 को प्रदेश का दूसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 25 अगस्त 2011 को पन्ना को घोषित किया गया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और मध्य प्रदेश का पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था वो था पचमढ़ी, और दूसरा हो गया है कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां खजुराहो पर्यटन स्थल से नियमित वन सेवा उपलब्ध है, क्योंकि जो विदेशी सैलानी आते हैं खजुराहो घूमने के लिए वे विमान से ही आना चाहते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में।
इसलिए एक नियमित विमान सेवा भी उपलब्ध कराई गई है कहाँ पर, खजुराहो से पन्ना टाइगर रिजर्व में। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 30 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र डूब में आने वाला है। ठीक है, तो 30 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है पन्ना टाइगर रिजर्व का, वो डूब में आ सकता है केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण। यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन, रेप्टाइल पार्क व जंगली भैंसे के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। पन्ना को तो कहा ही जाता था आंवला सिटी, क्योंकि यहाँ पर आंवले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए जाना जाता था आंवला सिटी के नाम से। ठीक है, तो वैसे ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी आंवला का उत्पादन बहुत होता है और केन घड़ियाल अभयारण्य भी यहाँ पर अवस्थित है, जहाँ पर घड़ियालों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य और पांडव जलप्रपात एवं गाथा जलप्रपात भी स्थित हैं। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व के टूरिस्ट स्पॉट हो गए कौन से, पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात। क्लियर है, और इसी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही केन घड़ियाल अभयारण्य भी अवस्थित है। अब अपन डिस्कशन करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आप सब लोगों ने द जंगल बुक देखी होगी या पढ़ी होगी, या अगर कुछ नहीं भी देखा तो मोंगली का नाम तो जरूर सुना होगा। क्लियर है, मोंगली की जो घटना है वो रियल घटना है। रुडयार्ड किपलिंग ने किताब लिखी थी द जंगल बुक, जिसमें इस घटना का वास्तविक चरितार्थ किया गया था। क्लियर है, और ये जो पूरी घटना है वो इसी इलाके की, सिवनी छिंदवाड़ा इलाके की है, जहाँ पर आज, या जिस इलाके को आज पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पहाड़ियों, अभी अपन थे कहाँ पर, विंध्याचल के आसपास, अब अपन आ गए हैं कहाँ पर, सतपुड़ा पर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी भाग अर्थात सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसका बहुतायत जो क्षेत्र है वो सिवनी में है, लेकिन कुछ इलाका छिंदवाड़ा में भी आ जाता है। वर्ष 1977 में 449.39 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पेंच अभयारण्य घोषित किया गया। अभयारण्य का दर्जा मिला इतने इलाके को किस वर्ष, 1977 में, जिसके मतलब इस पूरे 449 वर्ग किलोमीटर को नहीं, इसमें से 292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वर्ष 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ठीक है, तो जो अभयारण्य, पेंच अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन अभयारण्य का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, और वो क्षेत्रफल है कितना, 449 वर्ग किलोमीटर का। लेकिन इस 449 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र में से सिर्फ 292 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है उसको वर्ष 1993 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय उद्यान की, ना कि अभयारण्य की। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो हिस्सा है वो है 292.850 वर्ग किलोमीटर का, लेकिन पेंच अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो है 449 वर्ग किलोमीटर का। वर्ष 1992 में देश का 19वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, कौन सा, पेंच, अर्थात इसे वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ दिया गया। ठीक है, वर्ष 2002 में इसका नाम परिवर्तित किया गया, किसका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, और इसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान या पेंच मोंगली अभयारण्य कर दिया गया। ठीक है, तो पहले तो ये जाना जाता था पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। ठीक है, लेकिन वर्ष 2002 में इसका नाम परिवर्तित किया गया
और इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाने लगा, वो इलाका जहां पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। और वो इलाका जहां पर अभयारण्य है उसे कहा जाने लगा है पैंच मूंगली अभयारण्य। क्लियर है? इसको देखकर याद आया कुछ? मूंगली, चड्डी पहन के फूल खिला है, ये गाना बहुत फेमस था जब मैं खुद 2-2.5 साल का हुआ करता था। नेशनली चलता था उस समय, उस पर एक कार्टून आता था मूंगली का। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर भी अवस्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह है कौन सा? पैंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। यहाँ सर्वाधिक काले हिरण तथा बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीता, गौर, हिरण, नील गाय, सुअर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो वन्य जीव बैठकर तो याद करोगे नहीं कौन कौन से वन्य जीव हैं। क्लियर है? पैंच राष्ट्रीय उद्यान से पैंच नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो ये तो अपन ने जब पैंच नदी का अध्ययन किया था उस समय भी पढ़ा था कि पैंच नदी प्रवाहित होती है कहाँ से? पैंच राष्ट्रीय उद्यान से। और पैंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहलाती है कौन सी? पैंच नदी। इस नदी पर तोतला होड़ बांध का निर्माण किया गया है। पैंच नदी पर इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही कौन सा बांध है? तोतला होड़ या तोतला डोह बांध यहाँ पर बनाया गया है। इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 मतलब नेशनल हाईवे 44 भी गुजरता है। क्लियर है? पैंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे चर्चित स्थल काला पहाड़ स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 650 मीटर है। मतलब इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा स्थल कहलाता है कौन सा? काला पहाड़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 650 मीटर समुद्र तल से। पैंच राष्ट्रीय उद्यान पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक नामक किताब भी लिखी थी। कौन सी किताब थी? द जंगल बुक। किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। क्लियर है? और इस पे से अलग अलग कहना चाहिए कि समय समय पर कार्टून्स भी बने हैं और मूवीज़ भी बनी हैं। ये याद रखना किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने। कौन सी किताब है? द जंगल बुक, जिसमें मूंगली के बारे में बताया गया है। ये पूरी घटनाएं पैंच राष्ट्रीय उद्यान की ही थी। पैंच राष्ट्रीय उद्यान में मूंगली लैंड विकसित किया गया है। मूंगली लैंड मतलब एक ऐसा जो अभयारण्य वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मूंगली लैंड बनाया गया है पर्यटक को या पर्यटन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से। जहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 से मूंगली लैंड उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है? तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर? मूंगली लैंड उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है? अब इतना अपन को अध्ययन करना था किसमें? पैंच राष्ट्रीय उद्यान में। अब अपन चलते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की ओर। होशंगाबाद पचमढ़ी वाला क्षेत्र, यहीं पर अवस्थित है कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित हुआ है ये? वर्ष 1981 में, जिसका कुल क्षेत्रफल 528.729 वर्ग किलोमीटर है। तो कौन सा जिला आ जाएगा यहाँ पर? होशंगाबाद। वर्ष 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। तो कब हुआ ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल? वर्ष 1999 में। इस उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, काले हिरणों की। ठीक है? अब यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्यतः इंडियन बाइसन या गौर पक्षी पाया जाता है। जो इंडियन बाइसन पक्षी है वो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? इस
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जीव हैं बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, भालू, मुंजक और नीलगाय। कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। यहाँ पर मुख्यतः साल, बांस एवं सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। आपको तो ये याद रखना है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आता है? होशंगाबाद में। प्रोजेक्ट टाइगर से कब जुड़ा? 1999 में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से तवा जलाशय का जल संग्रहण क्षेत्र है। अब याद करो, अपन ने पढ़ा था तवा बांध के बारे में। तवा बांध भी होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील में अवस्थित है। इस तवा बांध का जहां पानी भरा जाता है वो पानी बहकर पहुंच जाता है कहां पर? इस इलाके में जहां पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इसलिए कहा जाता है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से तवा जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र में अवस्थित है। यह मध्य भूमि के हाईलैंड इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण है। मध्य भूमि के हाईलैंड इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण है, मतलब आप याद करो, पचमढ़ी भी एक जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र है या बायोडायवर्सिटी क्षेत्र है। मतलब विभिन्न प्रकार के स्थलीय जीव, पक्षी और विभिन्न प्रकार के पौधे एक ही आवास में साथ साथ निवास करते हैं। इसलिए कहा जाता है मध्य भूमि के हाईलैंड इकोसिस्टम का ये उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पर पादपों की एवं जीवों की एक नहीं अपितु बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 4926.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वर्ष 1999 में प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी घोषित किया गया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था पचमढ़ी, जो कब घोषित किया गया? 1999 में। और पन्ना में अपन ने पढ़ा कि वर्ष 2011 में पन्ना को भी बायोडायवर्सिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश का पहला जैव विविधता वाला स्थल था पचमढ़ी, जो भाग है किसका? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली तवा और देनवा नदियों के संगम पर ही दो नदियां प्रवाहित हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? एक है तवा नदी और एक है देनवा नदी के संगम पर ही मड़ई पर्यटन स्थल स्थित है। कुछ ऐसा पर्यटक की दृष्टि से जो मड़ई क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? सतपुड़ा में। इसके अतिरिक्त पचमढ़ी एवं चूरना पर्यटन क्षेत्र भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आप मड़ई के बारे में याद रखना, क्योंकि जब अपन जनजाति पढ़ेंगे तो जनजाति में मड़ई एक उत्सव भी है, लेकिन मड़ई एक पर्यटक क्षेत्र भी है। कहाँ का? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रशासनिक तौर पर बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव आदि चलाने की अनुमति है। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करने के उद्देश्य से बस, जीप, हाथी वगैरह का यूज़ किया जा सकता है और घूमा जा सकता है इस पूरे राष्ट्रीय उद्यान में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर स्थित है। ठीक है, तो जो कहना चाहिए धूपगढ़ चोटी है वो भी किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? वो हिस्सा है किसका? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। क्लियर? अब अपन डिस्कस करते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या डुबरी अभयारण्य के बारे में। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, सन 2000 के पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, उस समय मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला या सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ही था। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद
इस राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आने लगा है और आधा हमारे सीधी सिंगरौली क्षेत्र में आता है। ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी व सिंगरौली जिले में स्थापित किया गया था, जो 466.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना है? 466.66। ठीक है। लेकिन जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय 1900 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता था और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस उद्यान को वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो किस वर्ष सम्मिलित हुआ यह प्रोजेक्ट टाइगर में? वर्ष 2008 में। यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। ठीक है। मतलब जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक चीतल, इसके अतिरिक्त तेंदुआ, सांभर, भालू आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर बहुत सारे अभयारण्य हैं। इसके समीप डुबरी अभयारण्य, कौन सा अभयारण्य है? डुबरी अभयारण्य, बगदरा अभयारण्य तथा सोन घड़ियाल अभयारण्य का भी निर्माण हुआ है। तो ये जो प्रांगण है ना किसका? संजय राष्ट्रीय उद्यान का, उसी के आसपास देखो डुबरी के नाम से तो ये राष्ट्रीय उद्यान स्वयं जाना जाता था, लेकिन अब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तब्दील होने के बाद राष्ट्रीय उद्यान का नाम हुआ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर भी हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था डुबरी अभयारण्य। ठीक है। और इसी के आसपास अवस्थित है बगदरा अभयारण्य और सोन घड़ियाल अभयारण्य। ठीक है। जब हम अभयारण्य का अध्ययन करेंगे तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लोकेशन के एस्पेक्ट से इनको समझ लो कि जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है उस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास ही 3 अभयारण्य बसे हुए हैं या बने हुए हैं। कौन कौन से हैं वे 3 अभयारण्य? सबसे पहला डुबरी अभयारण्य जो एक्चुअल में संजय राष्ट्रीय उद्यान ही था, दूसरा बगदरा और तीसरा सोन घड़ियाल अभयारण्य। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सोन, गोपद, बनास एवं कोरमार नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 4 नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती हैं और वे 4 नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो सोन नदी, गोपद, बनास और कोरमार, ये 4 नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में 80% साल के, मतलब साल प्रजाति के वृक्ष, 80% साल के तथा 20% मिश्रित वन पाए जाते हैं। कहां पर? इस संजय राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। संजय राष्ट्रीय उद्यान में भुईमाड़ गुफा, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल है। कौन कौन से? भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी गिद्धा पहाड़। ठीक है। ये बहुत कहना चाहिए कि प्रसिद्ध क्षेत्र है गिद्धा पहाड़। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक समय पर यहाँ पर बहुत सारे गिद्ध पाए जाते थे, इसलिए इस पहाड़ का नाम पड़ गया गिद्धा पहाड़। बरचर बांध, ठोंगा मंदिर, राम दहा कुंड, कन्हैया दह या साथा जलप्रपात आदि दर्शनीय एवं रमणीय स्थल हैं। ये नाम याद रखना आप, कौन सा? साथा जलप्रपात, इसी को ही कहा जाता है कन्हैया दह। क्लियर है? तो ये कौन कौन से स्थल होगा? एक हो गया भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी गिद्धा पहाड़, बरचर बांध, ठोंगा मंदिर, रामदहा कुंड, कन्हैया दहा या साथा जलप्रपात। ये अवस्थित हैं कहाँ पर? संजय राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में।
बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट विंध्यन रीजन, ये एक पुस्तक थी। इसमें राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता का वर्णन किया गया था। ठीक है, तो इस पुस्तक में इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में वर्णन किया जा चुका है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मड़वास के समीप भरतरी वन क्षेत्र से एक सफेद बाघ मोहन को 28 मई वर्ष 1951 में रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सहदेव ने पकड़ा था। ठीक है, ये था मोहन बाघ, जो कि सफेद बाघ था, जिसे रीवा के महाराजा ने इसी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र से पकड़ा था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो सफेद बाघ पाए जाते हैं, ठीक है, वे इस मोहन बाघ की ही संतान माने जाते हैं, जिसे किसने पकड़ा था? रीवा के महाराजा मार्तंड सहदेव ने 28 मई वर्ष 1951 में। क्लियर है? क्या नाम था बाघ का? बाघ का नाम था मोहन। अब अपन बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, शिवपुरी जिले का एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्र है कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया था। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से पहले अपन ने जितने भी राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हैं वे प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए थे। अब अपन बाकी के जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने जा रहे हैं वे सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े नहीं हैं। वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 375.23 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ सर्वाधिक बाघ घनत्व या वन घनत्व पाया जाता है। बाघ घनत्व तो सर्वाधिक है बांधवगढ़ में। ठीक है, बाघों की संख्या सर्वाधिक है कान्हा किसली में। जबकि वनों की सघनता के आधार पर वन घनत्व देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ पर? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। तो ये वन घनत्व के कारण फेमस है। स्वतंत्रता से पहले यह राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। तो सिंधिया परिवार के जो राजा महाराजा थे वे इस राष्ट्रीय उद्यान में शिकार खेलने हेतु आया करते थे, इसलिए सिंधिया वंश की शिकार स्थली रहा था। तथा इन्होंने इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी, राष्ट्रीय उद्यान की एक प्रमुख नदी है कौन सी? मनिहार नदी। मनिहार नदी पर सांख्य सागर, जाधव सागर आदि झीलों का निर्माण कराया गया था। तो कौन कौन सी झीलें बनी थी यहाँ पर? यहाँ पर बनी थी सांख्य सागर, जाधव सागर आदि झीलों का निर्माण इस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। सांख्य सागर झील मगर सफारी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पर्यटक की दृष्टि से मगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है कौन सी? सांख्य सागर झील, जो कौन सी नदी पर विकसित है? मनिहार नदी पर विकसित की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान से बरही नदी प्रवाहित होती है। एक तो अपन ने देखा मनिहार नदी भी यहाँ से प्रवाहित हो रही है और एक बरही नदी भी इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित हो रही है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन एवं मिश्रित वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और मिश्रित वन इस पूरे राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 अर्थात आगरा बम्बई नेशनल हाईवे पास होता है। इसके साथ ही साथ NH25 अर्थात शिवपुरी झांसी हाईवे भी यहाँ से गुजरता है। जैसे अपन ने NH44 पढ़ा था पैंच में, वैसे ही दो नेशनल हाईवे इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से क्रॉस करते हैं। एक तो ये है NH3 जिसे हम AB रोड बोलते हैं, आगरा बॉम्बे रोड, और एक होता है NH25 जो कि शिवपुरी झांसी हाईवे है, वो भी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर ही गुजरता है। यहीं पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन स्थापित है।
ये है जॉर्ज कैसल भवन। इसे कहा जाता है लकड़ी का महल था। ठीक है, इसके पीछे भी इतिहास में एक घटना थी कि जैसा कि मुझे याद आ रहा है, दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया जा रहा था, ठीक है, उस समय वर्ष 1911-12 की बात है, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होनी थी। उस समय ब्रिटेन से जो मेहमान आए थे, उन्हीं के साथ आए थे सर जॉर्ज कैसल। और जॉर्ज कैसल शिकार के शौकीन थे। सिंधिया जो फैमिली है उसकी तो बहुत घनिष्ठता है या घनिष्ठता थी अंग्रेज़ों से। और उस समय 1911-12 का जो समय था, उस समय ये जो इलाका था वो सिंधिया महाराजाओं का शिकार का क्षेत्र हुआ करता था। अब जब जॉर्ज कैसल यहाँ पर रहने के लिए आएंगे तो रहेंगे कहाँ? तो जल्दबाजी में लकड़ी का एक महल तैयार किया गया था, जो आज जॉर्ज कैसल भवन के नाम से जाना गया। हालांकि वो एक अलग बात है कि जॉर्ज कैसल साहब आ ही नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनके स्वागत के लिए रातों रात ऐसा महल तैयार कर लिया गया था। आज वो हमारे लिए एक पर्यटक स्थल बन चुका है। ठीक है, तो ये जॉर्ज कैसल नामक भवन अवस्थित है कहाँ पर? इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में। साथ ही साथ जो कुछ अन्य पर्यटक स्थल हैं वो है भद्या कुंड, सुरभला की गहरी एवं तात्या टोपे की समाधि। ये स्थल भी अवस्थित है कहाँ पर? माधव राष्ट्रीय उद्यान पर। ठीक है, तात्या टोपे का इंसिडेंस भी हम इतिहास में पढ़ेंगे। इनको फांसी दी गई थी शिवपुरी में। ठीक है, तो तात्या टोपे की जो समाधि है ये भी बनी हुई है कहाँ पर? इस माधव राष्ट्रीय उद्यान के ही अंतर्गत। अब अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के बारे में। ठीक है, जीवाश्म फॉसिल, ठीक है, यह डिंडोरी जिले के शाहपुरा विकासखंड में स्थित है। कहाँ पर अवस्थित है ये? डिंडोरी जिले के शाहपुरा विकासखंड में। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। तो किस वर्ष हुई है स्थापना? स्थापना हुई है वर्ष 1983 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.27 वर्ग किलोमीटर का है। यानी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान होगा कौन सा? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। कहाँ का? डिंडोरी का। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य तक है। मतलब आप ये चीज़ याद रखना, ये मैंने इस लेक्चर के शुरू में भी बताया था कि उमरिया जिले में बांधवगढ़ और सिवनी बालाघाट, ये सिवनी छिंदवाड़ा जो अपन बोल सकते हैं कि मंडला बालाघाट वाला जो इलाका, वहाँ पर कान्हा किसली, और बीच में आ जाएगा कहीं पर फॉसिल। क्लियर है? यह प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसका क्षेत्रफल मात्र कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। फॉसिल्स मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अपन ने पूरा भूगर्भ का अध्ययन किया है मध्य प्रदेश का, कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जिनमें अवशेष मिलते हैं उस समय के जीवों के, उसी अवशेष को कहा जाता है फॉसिल्स या जीवाश्म। तो ऐसे ही पुराने जीवों के अवशेष संरक्षित किए गए हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहाँ पर? डिंडोरी में। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान में पौधे, फल, पत्ते, बीज, मछली, नारियल एवं सुपारी के जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं, जो लगभग 65 लाख वर्ष पुराने हैं। यानी कितने पुराने हैं ये? कुछ हजार नहीं, 65 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म जो मध्य प्रदेश के इलाकों से प्राप्त हुए हैं, उनको संरक्षित किया गया है इस राष्ट्रीय उद्यान में।
यह उद्यान नीलगिरी जीवाश्म के लिए भी जाना जाता है, जो अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन जीवाश्म है। मतलब पूरे भारत में अब तक खोजा गया जो सबसे प्राचीन जीवाश्म है वो भी संरक्षित किया गया है। कहाँ पर? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान में। और ये राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? डिंडोरी में। राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म में मुख्यतः पाम जीवाश्म व डायनासोर के अंडे के जीवाश्म भी पाए गए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा लगता है वो पाम जीवाश्म। ठीक है, तो ऐसे ही अवशेषों को संरक्षित किया गया है। कहाँ पर? डिंडोरी में। इस राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थान घुघवा है। क्या है प्रमुख स्थान इसका? घुघवा, जो 6.84 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है, जहां इसमें हाइफनेट जीवाश्म पाया जाता है। तो सबसे प्राचीन जीवाश्म होते हैं हाइफनेट जीवाश्म। इसे घुघवा नामक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। और ये जो घुघवा नामक क्षेत्र है ये राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान का एक प्रमुख इलाका है। घुघवा जो कितने में विस्तृत है? 6.84 एकड़ क्षेत्र में ये विस्तृत है। नेक्स्ट हम चलते हैं भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, आप में से बहुतायत लोगों ने यहाँ पर भ्रमण किया होगा। वर्ष 1979 में भोपाल में स्थापित किया गया वन विहार, जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 4.45 वर्ग किलोमीटर का था। इसे 26 जनवरी वर्ष 1983 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, वन विहार नाम प्रदान किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? इसे 26 जनवरी वर्ष 1983 को, और तब से ही इसका नाम पड़ा क्या? वन विहार। अच्छा, दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों जैसा नहीं है ये। यहाँ पर ये एक आधुनिक जू है, आधुनिक चिड़ियाघर का दर्जा है इसके पास। मतलब हम जैसे दूसरे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ पर जंगली जानवरों को पिंजरे में नहीं रखा जाता, लेकिन चूंकि वन विहार के पास दर्जा है एक आधुनिक चिड़ियाघर का, इसलिए यहाँ पर जो जंगली जीव है उन्हें पिंजरे में रखा गया है, लेकिन उसके बाद भी ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भी अवस्थित है। ये भी देखा होगा आपने, एक मछली घर भी है और एक सर्प उद्यान भी। विभिन्न प्रकार के सांप यहाँ पर शो किए गए हैं। ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में इसे स्थापित किया गया। यही चीज मैं बता रहा था कि भले ही ये राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन इसे एक आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी स्थापित किया गया है, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मध्यम चिड़ियाघर की मान्यता प्रदान की गई है। तो भले ही ये राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये चिड़ियाघर के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं श्योपुर। इसकी स्थापना पालपुर कूनो अभ्यारण्य के रूप में वर्ष 1981 में श्योपुर जिले में की गई थी। तो जब ये स्थापित हुआ है तो इसके पास दर्जा था काय का? अभ्यारण्य का। किस वर्ष? वर्ष 1981 में। क्या नाम था इसका? पालपुर कूनो अभ्यारण्य। यहां से कूनो नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए इस इलाके का नाम पड़ा है कूनो अभ्यारण्य। दिसंबर 2018 में इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करने वाला जो नवीनतम अभ्यारण्य है वो कौन सा है? कूनो अभ्यारण्य। लेकिन 2018 के बाद से क्या कहलाने लगा ये? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां से कूनो नदी प्रवाहित होती है। इसका पूर्ववर्ती क्षेत्रफल 344.686 वर्ग किलोमीटर का था।
लेकिन जब इसे उद्यान का दर्जा दिया गया उस समय 404 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र इसमें जोड़ दिया गया। यानी अब लगभग 700 के ऊपर इसका क्षेत्रफल हो गया होगा, 700 वर्ग किलोमीटर के ऊपर इसका क्षेत्रफल हो गया होगा। इस कारण से अब इसे दर्जा प्राप्त हो गया है काय का, राष्ट्रीय उद्यान का। लेकिन जैसे दूसरे राष्ट्रीय उद्यान, खासकर कि वे राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े थे, ठीक है, वो जाने जाते थे बाघ संरक्षण के लिए, लेकिन ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पर शेरों को लाया गया है और स्थापित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय आदि वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। लेकिन गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को यहाँ पर लाया जा रहा है और शेरों को इस प्राकृतिक आवास में यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। क्लियर है? अब अपन पढ़ते हैं डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, धार जिले में यह प्रदेश का दूसरा बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। एक जीवाश्म अपन ने पढ़ा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, जो कहाँ पर था, डिंडोरी में। लेकिन एक और जीवाश्म उद्यान है जिसे कहा जाता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? धार जिले में। ये धार जिले में बाघ और जोबट नदी के तट पर 2 दिसंबर वर्ष 2010 को स्थापित किया गया। तो कौन सी 2 नदियों के तट पर अवस्थित है ये? तो ये अवस्थित है बाघ और जोबट नदियों के तट पर। और कब स्थापित किया गया? तो 2 दिसंबर वर्ष 2010 को ये स्थापित किया गया। वर्ष 2011 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 90 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में 19 सितंबर 2015 को बाघ नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने, कितने? 6.6 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर की जीवाश्म के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुआ था इस इलाके से। कौन सी नदी के तट पर? बाघ और जोबट नदी के तट पर। इसीलिए इस इलाके को एक संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। क्लियर है? कहां पर है ये? धार जिले में, बाघ और जोबट नदी के तट पर। अब ये निर्माणाधीन है कौन सा? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि निमाड़ अपन किस इलाके को कहते हैं? खंडवा खरगोन वाला जो क्षेत्र है वो निमाड़ कहलाता है। क्लियर है? और इस निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? ओमकारेश्वर। और ये 2004 में घोषित हो चुका है और अभी तक निर्माणाधीन ही है, मतलब निर्मित हो रहा है, जिसका क्षेत्रफल है 651 वर्ग किलोमीटर का, मतलब काफ़ी विशाल क्षेत्रफल है। और नर्मदा के तट पर स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कहना चाहिए कि यही ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान होगा। क्लियर है? तो ये थे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जिसका अध्ययन आपको बहुत ईमानदारी से करना होगा। नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, अपने स्वयं के नोट्स बनाएं और जब चाहें ये लेक्चर देख लें। क्लियर है? थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना।